अक्सर जब भी कोई भारी भरकम मालगाड़ी पटरी पर दौड़ते हुए दिखती है ना, तो हमारी नजर उसकी पूरी लंबाई पर जाती है। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी ट्रेन एक साथ एक ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर इम्पैक्ट और पावर की बात करें तो असल में उस पूरी ट्रेन का सारा वजन, सारा मोमेंटम आगे लगे बस वो 2-4 इंजन ही खींच रहे होते हैं। राइट। बाकी के डिब्बे तो बस उन इंजनों की जो फोर्स होती है उसी के सारे ट्रैक पर घिसट रहे हैं। एग्जैक्टली और पता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी जो नया डेटा सामने आया है वो कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश कर रहा है। तो चलिए आज इसके हर पहलू को समझते हैं। हाँ, और इसमें ना एक लेयर और भी है। हम अक्सर उस पूरी ट्रेन की स्पीड को देखकर खुश हो जाते हैं। मेरा मतलब है नेशनल जीडीपी को देखकर। हमें लगता है कि वाह, देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब फोकस उन अलग अलग इंजनों पर जाता है, यानी राज्यों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। पूरी तरह से। और आज के इस विस्तृत चर्चा का, हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हमारे पास आरबीआई की जो हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2024-25 है और कुछ लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वेज का जो स्टैक है, आज उसका निचोड़ निकालना है। बिल्कुल, हमें ये डिकोड करना है कि भारत की इकोनॉमी ग्राउंड लेवल पर काम कैसे कर रही है। हाँ, और असल में वो कौन से राज्य हैं जो इस $5.7 ट्रिलियन के टारगेट को, जो 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य है, उसे अपने कंधों पर उठा रहे हैं। बाहर से तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है, लेकिन इसका इंटरनल आर्किटेक्चर काफी हैरान करने वाला है, राइट? बहुत ज्यादा। मतलब मैं ये डेटा देख रही थी और खरीदा नहीं यार, check 99। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कहानी सिर्फ जीडीपी के बड़े बड़े नंबर्स की नहीं है। हाँ। जो बात इस पूरे डेटा सेट में सबसे ज्यादा पॉप आउट होती है वो ये है कि वेल्थ क्रिएशन का जो मैप है ना, वो कितनी भयानक तरीके से अनइवन है, मतलब असमान है। राइट। फोकस इस बात पर होना चाहिए कि पैसा बन कहाँ रहा है। एग्जैक्टली। और किन जगहों को वो पूरी तरह से बाईपास कर रहा है। बिल्कुल। इस अनइवन ग्रोथ को क्लाइंट्स एसोसिएट्स की जो 2026 की रिपोर्ट है वो बहुत ही क्रूरता से सामने रखती है। डेटा अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की टोटल जीडीपी का लगभग 48% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों से आ रहा है। सिर्फ 5 राज्य? हाँ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात। मतलब एक तरफ देश के बाकी सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और दूसरी तरफ सिर्फ ये 5, जो लिटरली आधा इकोनॉमिक आउटपुट दे रहे हैं। वही तो। ये तो बिल्कुल कॉलेज के उस ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह हो गया ना, जहाँ 15 लोग टीम में होते हैं, लेकिन सारा काम और रिसर्च बस 4-5 लोग ही कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन अगर अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो क्या ये असमानता किसी देश के हेल्दी विकास का संकेत है या फिर एक खतरे सी घंटी है? देखिए, ग्रोथ की कहानी सिर्फ आज के आउटपुट पर नहीं रुकती। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के डेटा को डिकोड करें तो फ्यूचर का ट्रेंड और भी ज्यादा डरावना और पोलराइज्ड नजर आता है। अच्छा, एफडीआई में क्या चल रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आने वाला 83.3% एफडीआई केवल 5 रीजन्स में जा रहा है: महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु। 83% से ज्यादा? ओ माय गॉड! इमेजिन कीजिए, जो नया ग्लोबल कैपिटल आ रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो देश के 80% हिस्से को इग्नोर करके बस इन्हीं कुछ चुनिंदा क्लस्टर्स में जा रही हैं। तो ये जो एफडीआई का कंसंट्रेशन है, इसे क्या कहें? ये तो पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए स्नोबॉल की तरह है। हाँ, जिसे अर्थशास्त्र में क्लस्टर इफेक्ट भी कहा जाता है। राइट। मतलब एक बार जब किसी जगह पर टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक छोटा सा गोला बन जाता है तो वो कैपिटल को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचने लगता है। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसका साइज और ग्रेविटी इतनी बड़ी हो जाती है कि बाकी जगहों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन बड़ी कंपनियां ऐसे करती क्यों है? क्या ये इकोनॉमी की डिजाइन में कोई सिस्टमिक खामी है? इसे एक सिस्टमिक रियलिटी कहना ज्यादा सही होगा। देखिए, ग्लोबल कैपिटल जो होता है ना, वो बहुत ही रिस्क एवर्स होता है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते। पैसे को सेफ्टी चाहिए। एग्जैक्टली। जब कोई विदेशी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती है तो वो एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं होती। उन्हें एक रेडीमेड इकोसिस्टम चाहिए। मतलब बने बनाए पोर्ट्स, सड़कें? हाँ, उन्हें ऐसे पोर्ट्स चाहिए जो फंक्शनल हो, ऐसी सप्लाई चेन चाहिए जो टेस्टेड हो, और सबसे जरूरी, उन्हें एक ऐसा टैलेंट पूल चाहिए जहां उन्हें रातों रात हजारों स्किल्ड वर्कर्स मिल सकें। समझ रही हूँ। तो जब महाराष्ट्र या कर्नाटक ये सब ऑफर करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का वहां जाना नेचुरल है? बिल्कुल। इस क्लस्टर को तोड़ना या किसी नए राज्य के लिए अपना खुद का क्लस्टर बनाना एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और मुश्किल काम है।
तो अगर कैपिटल को अट्रैक्ट करता है तो चलिए सबसे बड़े स्नोबॉल की बात करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप महाराष्ट्र की बात कर रही है ना? बिल्कुल, महाराष्ट्र इस पूरे गेम का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। नेशनल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 13.3% है। और कुछ रिपोर्ट्स तो इसे 14.3% तक भी आंकती हैं। हाँ, इसका एस्टिमेटेड नॉमिनल जीएसडीपी 51 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर रहा है, जो करीब $615 बिलियन के बराबर है। ये नंबर सच में बहुत बड़े हैं। पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं, अगर महाराष्ट्र आज की तारीख में एक इंडिपेंडेंट देश होता ना, तो वो दुनिया की 40वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होता। मतलब ये स्केल दिमाग घुमा देने वाला है। बिल्कुल। और इस स्केल के पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। मैं बताता हूं कैसे। महाराष्ट्र का जो ग्रोथ मॉडल है वो किसी एक इंडस्ट्री पर टिकावा नहीं है। अच्छा। उन्होंने विजन 2047 नाम का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसका बहुत ही क्लियर टारगेट है कि 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। $1 ट्रिलियन, वाओ। और इस टारगेट को जो इंजन ड्राइव कर रहा है वो है उनका सर्विस सेक्टर। राज्य की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का 64% शेयर है और ये 9% की सॉलिड रेट से ग्रो कर रहा है। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो है। बिल्कुल। इसके अलावा वधावन पोर्ट जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और मुंबई, पुणे, नागपुर को कनेक्ट करने वाले एक्सप्रेसवेज। ये सब एक ऐसा लॉजिस्टिक्स ग्रिड बना रहे हैं जो इस सर्विस इकोनॉमी को फिजिकल बैकअप देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स भी है, एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन। वो कैसे? एक तरफ तो महाराष्ट्र एक मैसिव कैपिटलिस्ट इंजन की तरह काम कर रहा है, जहाँ अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य में बहुत ही अग्रेसिव वेलफेयर स्कीम्स भी चल रही हैं। हाँ, फ्रीबीज और सब्सिडीज वाली स्कीम्स। राइट। जैसे लाड की बहन योजना, जिसका अकेले का बजट ही 36,000 करोड़ रुपए है और करीब 2.5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वही तो। आमतौर पर इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि इतना बड़ा वेलफेयर बजट ग्रोथ को स्लो कर देता है। फिर भी महाराष्ट्र का बेरोजगारी दर गिरकर 3.3% पर आ गया है। ये दोनों चीजें, मतलब हाई ग्रोथ और इतना भारी वेलफेयर, एक साथ कैसे काम कर रहे हैं? यही वो पॉइंट है जहां हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक्चुअल फंक्शनिंग को समझना होगा। देखिए, वेलफेयर और कैपिटलिज्म हमेशा एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। अच्छा, कैसे? जब 2.5-3 करोड़ महिलाओं के हाथ में डायरेक्ट कैश जाता है तो वो पैसा किसी स्विस बैंक में सेव नहीं होता। हाँ, वो तो खर्च करेंगी। एग्जैक्टली। वो पैसा अगले ही दिन लोकल मार्केट में खर्च होता है। वो रोजमर्रा का सामान खरीदती हैं, कपड़े खरीदती हैं, बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करती हैं। ओहो, मतलब कंजम्पशन बढ़ता है। बिल्कुल। इससे ग्राउंड लेवल पर कंजम्पशन स्पाइक होता है। जब डिमांड बढ़ती है तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है, सप्लाई चेन में एक्टिविटी तेज होती है और फिर नई नौकरियां बनती है। हाँ, जो 36,000 करोड़ सरकार ने बांटे वो घूमकर इकोनॉमी में वापस आते हैं और जीएसटी कलेक्शन को भी बढ़ाते हैं। तो ये वेलफेयर असल में ग्रोथ के लिए एक फ्यूल का काम कर रहा है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। अगर हम वेलफेयर और हाई ग्रोथ के इसी कॉम्बिनेशन का एक ऑल्टरनेटिव मॉडल खोजें तो हमें साउथ की तरफ देखना होगा, तमिलनाडु की तरफ। बिल्कुल। हाँ। और वहाँ जो केस स्टडी सामने आती है वो पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। हाँ। तमिलनाडु देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जिसका साइज करीब 31 लाख करोड़ रुपए है। यूपी से भी ऊपर। हाँ, लेकिन जो आंकड़ा सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है वो है उनकी ग्रोथ की स्पीड। आपको पता है तमिलनाडु की नॉमिनल जीएसडीपी किस रेट से बढ़ रही है? बताइए। 16% की रेट से। 16%? ये तो सच में बहुत ज्यादा है। हाँ, जो लोग नॉमिनल जीएसडीपी का मतलब नहीं जानते उनके लिए क्लियर कर दूं कि इसमें महंगाई को एडजस्ट नहीं किया जाता, ये करंट प्राइस पर ग्रोथ को मापता है। राइट। लेकिन फिर भी 16% का रेट किसी भी बड़े राज्य के मुकाबले लिटरली रॉकेट की स्पीड के बराबर है। इसी स्पीड की वजह से उन्होंने यूपी और कर्नाटक से अपनी लीड बहुत बड़ी कर ली है और प्रति व्यक्ति आय भी 3.62 लाख रुपए हो गई है। और इस 16% ग्रोथ के पीछे जो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है वो बहुत क्रिटिकल है। वो कैसे अलग है? जैसे केरल या कर्नाटक में तो सर्विस सेक्टर 60% से ज्यादा है। हाँ, तमिलनाडु सिर्फ आईटी पर डिपेंडेंट नहीं है जैसे कुछ हद तक कर्नाटक है। उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी तैयार की है। वहाँ ऑटोमोबाइल्स का बहुत बड़ा बेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वो लीड कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में भारी इन्वेस्टमेंट है और अब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भी वहाँ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब उन्होंने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखे। बिल्कुल।
ये डाइवर्सिफिकेशन उन्हें किसी एक सेक्टर के डाउनटर्न से बचाता है। लेकिन तमिलनाडु के इसी मॉडल के साथ एक बहुत बड़ा डिबेट भी जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में साफ तौर पर द्रविडियन डेवलपमेंट मॉडल का जिक्र है। हाँ, जो एक काफी चर्चित विषय है। अगर हम साउथ और वेस्ट के राज्यों का पैटर्न देखें, जहां देश की केवल 1/3 आबादी रहती है, लेकिन आउटपुट में उनका कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है, तो उनका मॉडल नॉर्थ के राज्यों से काफी अलग लगता है। बिल्कुल लगता है। इस मॉडल को लेकर एक बहस हमेशा बनी रहती है, फ्रीबीज या मुफ्त सुविधाओं की। कुछ लोगों का मानना है कि ये पॉलिटिक्स से प्रेरित मुफ्तखोरी है, जो आगे चलकर खजाने को खाली कर देगी। देखिए, इस डिबेट को एनालाइज करते वक्त पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हाँ, हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। हम किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल। रिपोर्ट्स में जो दोनों पहलू दिए गए हैं, हमें सिर्फ उनके इकोनॉमिक लॉजिक को डिकोड करना है। कोई पॉलिटिकल बायस या आइडियोलॉजी यहाँ मैटर नहीं करती। एकदम। तो अगर हम उन रिपोर्ट्स के दूसरे पहलू को देखें, तो तमिलनाडु के उद्योग मंत्री TRV राजा का एक स्टेटमेंट वहां कोट किया गया है। उन्होंने क्या कहा? वो इन वेलफेयर स्कीम्स को फ्रीबीज मानने से साफ इनकार करते हैं और इन्हें इकोनॉमिक एनेबलर्स का नाम देते हैं। इकोनॉमिक एनेबलर्स मतलब अर्थव्यवस्था को गति देने वाले टूल्स। हाँ, उनका आर्ग्यूमेंट है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा या स्कूलों में मुफ्त नाश्ता देने जैसी स्कीम्स असल में वर्कफोर्स की भागीदारी बढ़ाने के टूल्स हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये ग्राउंड पर काम कैसे करते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इसके पीछे की चेन बहुत लॉजिकल है। अच्छा, समझाइए। जब स्कूल में बच्चों को मुफ्त और पौष्टिक नाश्ता मिलता है, तो न सिर्फ उनकी हेल्थ और लर्निंग इंप्रूव होती है, बल्कि उनकी माओं का जो सुबह का समय और पैसा है, वो बचता है। ये तो प्रैक्टिकल बात है। इसके बाद जब उस महिला को काम पे जाने के लिए बस का किराया नहीं देना पड़ता, तो उसके लिए वर्कफोर्स में एंटर करना फाइनेंशियली वायबल हो जाता है। अरे वाह, इसका सीधा असर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे पड़ता होगा। एग्जैक्टली। एक परिवार में जब 2 लोग कमाने लगते हैं, तो हाउस होल्ड इनकम बढ़ती है, जिससे फिर से मार्केट में कंजम्पशन बढ़ता है। तो सरकार का जो पैसा खर्च हो रहा है, वो असल में वर्कफोर्स की साइज को एक्सपैंड करने का एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। तमिलनाडु का 3.62 लाख रुपए का पर कैपिटा इनकम इस बात का डेटा बैक्ड प्रूफ है कि उनका ये मिक्स्ड मॉडल, जहां सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पैरेलल चलते हैं, फिलहाल बहुत सॉलिड रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है। तो अब तक हमने सर्विस सेक्टर लेड मॉडल यानी महाराष्ट्र और मिक्स्ड वेलफेयर मॉडल यानी तमिलनाडु, इन दोनों को डिकोड कर लिया। लेकिन एक तीसरा ग्रोथ इंजन भी है, जिसने एक बिल्कुल ही अलग और हार्डकोर इंडस्ट्रियल रूट लिया है। और वो है गुजरात। गुजरात का केस बहुत यूनिक है। बहुत ज्यादा। ये डेटा पॉइंट बहुत ही फैसिनेटिंग है। गुजरात के पास देश का केवल 6% लैंड मास है। और भारत की केवल 5% आबादी वहां रहती है। लेकिन इसके बावजूद ये राज्य जीडीपी में लगभग 8% का मैसिव कंट्रीब्यूशन देता है। इनकी इकोनॉमी 22.16 लाख करोड़ रुपए की है। और ग्रोथ रेट भी कंसिस्टेंट रही है। वही तो सबसे बड़ी बात, पिछले 20 सालों में, मतलब 2002 से 2023 के बीच, गुजरात ने लगातार 15% का CAGR मेंटेन किया है। कंटिन्यूअस 15% ग्रोथ। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि जब महाराष्ट्र सर्विस सेक्टर पर चल रहा है और कर्नाटक टेक पर, तो बिना किसी बड़े टेक हब के गुजरात ने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ कैसे अचीव की? देखिए, गुजरात का जो पूरा आर्किटेक्चर है ना, वो सर्विस या टेक पे नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग? जी। अगर 2021-22 के स्टैटिस्टिक्स को जूम इन करें, तो गुजरात की टोटल GSDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 36.7% है। बाप रे, करीब 37%। हाँ, भारत के किसी भी दूसरे बड़े राज्य में मैन्युफैक्चरिंग का इतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं है। गुजरात ने खुद को इंडिया के फैक्ट्री फ्लोर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। और मुझे लगता है इस फैक्ट्री फ्लोर को बनाने में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जैसी पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल रहा है। अभी उसका 10वां एडिशन भी तो हुआ था। राइट। इन समिट्स के जरिए उन्होंने व्यापार अनुकूल नीतियां बनाई और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों को ही नहीं बुलाया, बल्कि लोकल लेवल पर MSME सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया। और यही मैन्युफैक्चरिंग का असली सीक्रेट है। ये जो MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन है ना, कोई भी बड़ी कार कंपनी खुद हर एक पुर्जा नहीं बनाती। हाँ, उन्हें वेंडर्स चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें हजारों छोटे छोटे पार्ट्स के लिए लोकल वेंडर्स यानी MSME चाहिए। गुजरात ने क्या किया, उन्होंने अपने कोस्टलाइन का फायदा उठाया। अच्छा, पोर्ट्स का इस्तेमाल किया। हाँ, मुंद्रा व कांडला जैसे वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स डेवलप किए। इन पोर्ट से कच्चा माल सस्ता और जल्दी आता है।
उसे लोकल एमएसएमई प्रोसेस करते हैं, फिर वो बड़े कॉर्पोरेट्स के असेंबली लाइन में जाता है और फिर तैयार माल वापस उन्हीं पोर्ट्स के जरिए एक्सपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल। ये जो पूरा लॉजिस्टिक्स लूप है और जो 24 घंटे पावर सप्लाई है, उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिर्फ एक स्लोगन से बदलकर एक रियलिटी बना दिया। समझ गए, कैपिटल इसी प्रिडिक्टेबिलिटी को रिवॉर्ड करता है। सही बात है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अब तक के विश्लेषण में हमने टॉप इंजनों की पावर को समझा, महाराष्ट्र का इकोनॉमिक स्केल, तमिलनाडु की रफ्तार और गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग बेस। ये सब सुनकर तो लगता है कि इकोनॉमी बहुत सॉलिड फंडामेंटल्स पर है। जो में जा रहा है, तो ट्रेन के बाकी डिब्बों का क्या हो रहा है? ये एक बहुत क्रिटिकल सवाल है। मतलब पिरामिड के बॉटम पर नजर डालें तो आंकड़े बहुत ही डार्क हैं। देश के सबसे गरीब या कम आउटपुट वाले 10 राज्य मिलकर देश की जीडीपी में 3% से भी कम का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। 3% से भी कम? हाँ, अरुणाचल प्रदेश सबसे नीचे है, सिर्फ 4,423 करोड़ रुपए। उसके बाद त्रिपुरा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। अगर केवल कुछ राज्य ही पैसा खींच रहे हैं तो बाकी भारत का क्या होगा? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या? ये जो क्षेत्रीय असमानता है ना, ये भविष्य में बहुत बड़ा तनाव पैदा कर सकती है। जब हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन को 3% से कम देखते हैं तो वो सिर्फ एक स्प्रेडशीट का नंबर नहीं है। तो इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या है? इकोनॉमिक टर्म्स में इसका सीधा मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन का रुक जाना। जब किसी राज्य में नया कैपिटल नहीं आता तो नई फैक्ट्रियां नहीं लगती, नए ऑफिस नहीं खुलते हैं और फिर नौकरियां नहीं बनती। एग्जैक्टली। सबसे पहला इम्पैक्ट जॉब मार्केट पे पड़ता है। उन राज्यों में लोकल यूथ के लिए फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लगभग खत्म हो जाता है। और जब किसी के होम स्टेट में जॉब्स नहीं होंगी तो सर्वाइवल के लिए वो क्या करेंगे? वो पलायन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। वो उन जगहों पर जाएंगे जहां कैपिटल और जॉब्स मौजूद हैं। और यही इस क्लस्टर इफेक्ट का सबसे खतरनाक बाई प्रोडक्ट है, लेबर माइग्रेशन, श्रमिकों का पलायन। हाँ, जब पैसा 5 राज्यों में केंद्रित होगा तो बाकी राज्यों का यूथ उन 5 राज्यों की तरफ माइग्रेट करने के लिए मजबूर होगा। इसका असर दोनों तरफ भयानक होता है। कैसे? जिन राज्यों से लोग जा रहे हैं उनकी इकोनॉमी और खोखली हो जाती है क्योंकि उनका प्रोडक्टिव टैलेंट बाहर चला गया। और जिन टॉप 5 राज्यों में ये लोग आ रहे हैं वहां का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा जाता है। हाँ, जैसे हाउसिंग, पानी की सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल। मुंबई या बेंगलुरु का जो ट्रैफिक और हाउसिंग क्राइसिस आज हम देखते हैं वो इसी अनइवन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट है। ये सिर्फ राज्यों की रैंकिंग नहीं है, ये मिड साइज राज्यों की भविष्य की रूपरेखा तय कर रहा है। मतलब ये सिर्फ नंबर्स का अनबैलेंस नहीं है, हम एक बहुत बड़े सोशियो इकोनॉमिक शिफ्ट को देख रहे हैं। सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा को अगर समराइज किया जाए तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो उम्मीद और चिंता का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। बिल्कुल है। एक तरफ महाराष्ट्र का आकार है, तमिलनाडु की गति है और गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर धकेल रहे हैं। लेकिन इसकी कीमत क्षेत्रीय असमानता के रूप में चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल। और आज के इस डिटेल्ड डिस्कशन के बाद मैं चाहती हूँ कि हम एक बहुत ही गहरे विचार पे बात करें। और वो विचार एक ऐसे डेटा पॉइंट से आता है जो शायद सीधे इन रिपोर्ट्स में नहीं लिखा, लेकिन इससे गहराई से जुड़ा है। वो क्या है? जरा कल्पना कीजिए, भारत के जिन राज्यों में आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है और जहां सबसे ज्यादा यूथ है, ठीक वहीं जीडीपी और विदेशी निवेश सबसे कम है। और दूसरी तरफ जो टॉप राज्य आज सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट खींच रहे हैं, उनकी आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। ये तो बहुत बड़ा मिसमैच है। एग्जैक्टली। अगर अगले दशक में ये निवेश का क्लस्टर नहीं टूटता तो क्या हम भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक जन पलायन देखने वाले हैं? एक ऐसा माइग्रेशन जो हमारे मौजूदा महानगरों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से ब्रेकडाउन कर देगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। इस इकोनॉमिक रेस में इंजन तो बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर ट्रेन के बाकी डिब्बे साथ नहीं चले तो पूरी यात्रा खतरे में पड़ सकती है। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। जब हम अगली बार एक नए विषय के साथ वापस आएंगे तो किसी और दिलचस्प मुद्दे की गहराई में जाएंगे। तब तक अपने आसपास की इस बदलती अर्थव्यवस्था को जरूर ऑब्जर्व करते रहिएगा।